आप ऊपर ऊपर ठीक कर सकते हो। उसका जो ह्यूमन बॉडी इतना कॉम्प्लेक्स है कि जैसे कि एक साइकिल मैकेनिक को कार का इंजन के बारे में कुछ समझ नहीं है, हम जितने भी बड़े डॉक्टर बन जाएंगे हमको वो समझ हमारे बाहर रहेगा, हमेशा हमारे बाहर रहेगा, हम कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसे ही इंटरवेंशन करे जा रहे हैं। मास लेवल में लॉकडाउन लगाया, मास लेवल में हमने वैक्सीन मैंडेट्स लगाया, मास मैंडेट्स लगाया, और कुछ हम रोक नहीं पाए, क्योंकि महामारी तो वो भी नेचुरल प्रोसेस है। डायबिटीज हो गया तो ठीक है, शुगर कंट्रोल कर दिया, ठीक है, शुगर कंट्रोल करना चाहिए, पर उससे ज़्यादा जरूरी है कि अंदर का जो सिस्टम है उसको ठीक करना है, जैसे लाइफस्टाइल से, डाइट से। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूएचओ का चेयरपर्सन हूँ, और हमारे मीडिया पार्टनर क्यूवाई है। और आज का जो हमारा विषय है, ये मैं अपने खुद के अनुभव से कुछ बातें कहने वाला हूँ। और 50 साल से ज़्यादा हो गया मैं इस प्रोफेशन में हूँ। एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैं एंटर किया था 1970 में। और आज का विषय मैं कहूँगा कि चिकित्सा विज्ञान में कैसे कैसे क्या क्या हुआ है इतने सालों में, और हम को क्यों क्यों हमको विनम्र होना चाहिए, डॉक्टर को घमंड नहीं होना चाहिए। और हमने इतने सालों में, 50 सालों में चिकित्सा विज्ञान ने क्या क्या पाया है और क्या क्या खोया है, और हम कैसे दोनों में संतुलन करें, जिसको कि हमको जो चीज़ खोया है उसको हम वापस कैसे लाए, जिससे कि चिकित्सा विज्ञान में और अच्छे से उसका लोगों को जनहित के लिए चिकित्सा विज्ञान काम करे। तो हमने, जब हम कॉलेज में गए थे फर्स्ट ईयर में, एमबीबीएस कॉलेज में, हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जबलपुर था, छोटा सा शहर है, छोटा सा कॉलेज है, पर बड़े बड़े बातें सुनी थी वहाँ भी। तो हम लोग ऐसे थे कि जब फर्स्ट ईयर में गए थे तो हमको लगा कि बस अब तो हम उस टाइम डॉक्टरों का बहुत इज्जत था, शायद अभी थोड़ा कम हो गया हो, पता नहीं, पर उस टाइम भगवान मानते थे। एमबीबीएस कर लो मतलब आप डॉक्टर बन गए। उस टाइम इतना भागा दौड़ी भी नहीं था कि आपको स्पेशलाइजेशन करना, ये करना। एमबीबीएस डॉक्टर सब कुछ कर लेता था, इतना उसका ट्रेनिंग होता था। तो हम सोचे बस 5 साल बाद तो हम भी भगवान के नज़दीकी हो जाएंगे। तो ऐसा हमारे लोग, खुशी थी हमारे सभी लोगों के इसमें मन में। तो एक प्रकार से घमंड भी आ जाता है कि भाई हम अभी मेडिकल में आ गए। तो हमारे डीन साहब थे, बहुत ही विद्वान थे, डॉक्टर मिश्रा थे, बहुत विद्वान थे, और उन्होंने हमारा घमंड कैसे तोड़ा अभी हम उसका बारे में बताएंगे। तो पहले ही दिन जब उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया तो उन्होंने पहले हमको बधाई दी कि आप अभी डॉक्टर बनने वाले हैं, और बहुत खुशी की बात है। फिर उन्होंने एक चीज़ कहा कि आपको कभी भी अपने पेशे में आप हमेशा ह्यूमिलिटी होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। हमारी बहुत लिमिटेशंस होते हैं। तो हम सोचे कि शायद वो ज़्यादा ही मॉडेस्ट हैं। फिर उन्होंने एक उदाहरण ये किया, उन्होंने पूछा पूरे क्लास से कि आप लोगों में से किसी को कार चलाना आता है क्या? और उस टाइम तो 1970s में हमारे पास एक साइकिल होता था, वो भी। तो एक कोई लड़की ने हाथ खड़ा किया, बोला हाँ मैं कार चला लेती हूँ। तो उसको खड़ा कर दिया, पूछा कि मान लीजिए आप कार में जा रहे हैं किसी छोटे गांव से, और वहाँ आपका कार खराब हो जाता है, क्या करेंगे आप? वहाँ पे कोई नहीं है, कोई कार मैकेनिक नहीं है, कोई गराज नहीं है, एक आध साइकिल मैकेनिक मिल जाएगा आपको। तो उसने बोला सही कि साइकिल मैकेनिक कोई हम बुलाएंगे कि शायद कुछ मदद कर दे। तो डीन साहब ने वही बोला कि हाँ साइकिल मैकेनिक आएगा, वो बॉनेट खोलेगा, देखेगा, ऊपर से देखेगा वो, अगर कुछ उसको दिख गया कि कुछ ऊपर ऊपर कुछ वायर लूज है, कहीं कनेक्शन लूज है, कहीं ठीक कर दे, तो हो सकता है बाई चांस कार चलने लगे। और तो हम लोग फिर, और हो सकता है उसको ऊपर का कुछ उसको समझ में नहीं आया, बॉनेट बंद कर दे, और बोले कि तो उन्होंने फिर पूछा कि इससे आपको क्या संदेश मिलता है? तो हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये बोलना क्या चाहते हैं। फिर उन्होंने हमको समझाया, उन्होंने समझाया कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, एमबीबीएस कर लेंगे, हो सकता है उसके बाद और भी आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएंगे, एमडी एमएस जो भी है। उस टाइम एमडी एमएस के बाद सुपर स्पेशलिस्ट बहुत कम ही होता था, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएंगे।
पर आप जितने भी बड़े डॉक्टर बने, आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप कोई मरीज आपके पास आता है, आप किसी मरीज के पास जाते हैं, तो आपका जो लेवल है, आपका जो स्तर है, वो एक साइकिल मैकेनिक का स्तर होगा जो कि एक कार को सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझे, बोला कि आपको क्या है कि आप ऊपर ऊपर ठीक कर सकते हो, उसका जो ह्यूमन बॉडी इतना कॉम्प्लेक्स है कि जैसे कि एक साइकिल मैकेनिक को कार का इंजन के बारे में कुछ समझ नहीं है, हम जितने भी बड़े डॉक्टर बन जाएंगे, हमको वो समझ हमारे बाहर रहेगा, हमेशा हमारे बाहर रहेगा, हम कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाएंगे। और ऊपर का ठीक कर दोगे आप, जैसे अगर कोई हेडलाइट टूट गया है तो उसको आप ठीक कर दोगे, जैसे लोगों का कैटरेक्ट में मोतियाबिंद होता है, उसका ऑपरेशन करके ठीक कर दो, हेडलाइट है। हड्डी टूट गया है, जैसे कार का डेंटिंग ये हो गया, वो डेंट वेंट ठीक कर दोगे, हड्डी को आप जोड़ दोगे। तो सर्जिकल इसमें काफ़ी एडवांसेस हुआ। अभी आप देखोगे तो 50 साल की मैं बात कर रहा हूँ, सर्जरी में बहुत एडवांसेस हुआ है, कैटरेक्ट सर्जरी में एडवांस हुआ है, रेटिना सर्जरी में हुआ है। आजकल हड्डी को भी जोड़ देते हैं, पहले ज़माने में प्लास्टर लगा के बिल्कुल लटका देते थे 2 महीने, तो उसमें फ़ायदा। पर अंदर का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारा, अभी भी हमारे इसके बाहर है। तो उन्होंने कहा था कि ये आपको एक ह्यूमिलिटी होना चाहिए आप। और ये महामारी के दौरान यहाँ तक आ गया कि जितने भी मॉडर्न डॉक्टर्स हैं, साइंस तो बहुत एडवांस किया, मैं जैसे कहा कि बहुत एडवांस किया है, पर अभी भी कई चीज़ें हमारे इसके बाहर है, मेडिकल साइंस के बाहर है, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और जैसे मैकेनिकल मॉडल, जैसे हम उसको कार, तो फिर भी मैकेनिकल मॉडल है, तो साइकिल वाला भी थोड़ा थोड़ा करके कार का इंजन के बारे में समझ सकता है कि हर कार, एक कार में उसको ट्रेनिंग दे दो। मान लो ठीक है, साइकिल मैकेनिक को आपने बोला चलो हम समझाते हैं, एक कार करो तो वो दूसरा कार भी ठीक कर लेगा, तीसरा कार भी ठीक कर लेगा, क्योंकि हर कार का एक ही स्टैंडर्ड्स रहता है। पर जहाँ तक डॉक्टर का सवाल है, हर मरीज अलग होता है, इंडिविजुअल अलग होता है, बहुत डाइवर्सिटी होता है। वही दवाई एक मरीज में काम करेगा, दूसरे में नहीं करेगा, वही बीमारी एक मरीज में एक जैसे करेगा, दूसरे मरीज में, इतना डाइवर्सिटी रहता है। एक एक मरीज क्या है, पॉपुलेशन में भी बहुत डाइवर्सिटी रहता है। अभी ये महामारी के दौरान भी कुछ कुछ पॉपुलेशन में कुछ फर्क नहीं हुआ महामारी का, जैसे अफ्रीका पॉपुलेशन अलग है, उनका पॉपुलेशन में ओबीसी, मोटापा नहीं है, उनका पॉपुलेशन यंग है, उनके पॉपुलेशन क्राउडेड है, ऐसे ही उनको क्रॉस इम्यूनिटी काफ़ी वायरस से हो गया होगा। तो ये सब वजह हो सकता है, उनको कोई टीके भी नहीं लगे, उनको 5%, 10% से ज़्यादा उनको टीका नहीं लगा, तो उनका महामारी का कोई असर नहीं हुआ। क्यों? उनका पॉपुलेशन अलग है, उनके लोग अलग है। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स है, तो हमको ह्यूमिलिटी होना चाहिए। पर ये महामारी में क्या हुआ, किसी को ह्यूमिलिटी नहीं था, जो भी पॉलिसी मेकर्स को नहीं था। जो बड़े बड़े पॉलिसी, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स थे, जैसे एंथनी फॉची, वो तो इतने घमंडी थे, तो उन्होंने तो यह भी स्टेटमेंट दिया था कि आई एम साइंस, मैं ही विज्ञान हूँ, अगर आप मेरे को अपोज कर रहे हैं तो आप विज्ञान के खिलाफ हो। तो ये घमंड अभी हमको 50 साल में पता चला। उस टाइम हमारे लगा कि ये डीन साहब भाषण अच्छा देते हैं, अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, ये सब तो ऐसे ही बोलने वाली बातें हैं। तो अभी जब महामारी के दौरान हमको पता चला कि इसका कितना बड़ी बात वो कह गए थे, क्योंकि अभी भी हमको पता नहीं चलता है, और हम उसको ऐसे ही इंटरवेंशन करे जा रहे हैं। मास लेवल में लॉकडाउन लगाया, मास लेवल में हमने वैक्सीन मैंडेट्स लगाया, मास मैंडेट्स लगाया, और कुछ हम रोक नहीं पाए, क्योंकि महामारी तो वो भी नेचुरल प्रोसेस है, वो भी कैसे है, इंटरैक्शन है, वायरस अपना अडेप्ट होता है, ह्यूमन बॉडी के अलग 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 देश में अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं, और इंडिविजुअल में भी हम तरह तरह के, अभी हम दवाइयाँ दे रहे हैं, जैसे मोटापे की भी दवाई दे रहे हैं, तो इसको दवाई दे रहे हैं, तो ऊपर ऊपर ही ठीक कर रहे हैं। हाँ, फीवर को, जैसे कार गर्म हो गया तो रेडिएटर में ठंडा पानी डाल दिया आपने, रेडिएटर, तो हम भी अभी फीवर होता है तो हम बॉडी को ठंडा करते हैं। जबकि कई ऐसे अच्छे डॉक्टर है वो जो कहते हैं, आयुर्वेद में भी कहते हैं कि फीवर ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फीवर से क्या है कि आपका एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो हम ऐसे ही, जैसे साइकिल मैकेनिक जैसे कर रहे हैं, ऊपर ऊपर हम ठीक कर रहे हैं, जो हमने इसको ठंडा कर दिया, हमको लगा कि बीमारी ठीक हो गया। बीमारी तो अंदर जो है वो आपको मालूम नहीं है, बॉडी के अंदर के प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं। डायबिटीज हो गया तो ठीक है, शुगर कंट्रोल कर दिया, ठीक है, शुगर कंट्रोल करना चाहिए, पर उससे ज़्यादा जरूरी है कि अंदर का जो सिस्टम है उसको ठीक करना है।
कैसे? लाइफस्टाइल से, डाइट से। कई ऐसे हैं जो अपने डाइट और लाइफस्टाइल से दवाइयाँ का जरूरत बहुत कम हो जाता है, कभी कभी जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो ये होता है, बिगर समझे भी अगर हम अपना कॉमन सेंस से काम करेंगे। बीपी का भी ऐसा ही होता है, मोटापा होगा बीपी होगा, अपना वेट कंट्रोल करो तो अपने आप बीपी कंट्रोल होगा। तो ये हमारे डीन साहब ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, और ये हमको अभी 50 साल बाद जाके पता चला, जब महामारी में काफी कुछ हमने किया जो कि प्राकृतिक नहीं था। लोगों को बंद कर देना, लोगों को आइसोलेट कर देना, लोगों को ये कर देना, उससे नुकसान ज्यादा हुआ। तो इसीलिए हमको घमंड नहीं होना चाहिए, और किसी को नहीं घमंड होना चाहिए, ना मॉडर्न मेडिसिन वाले को होना चाहिए, ना ट्रेडिशनल मेडिसिन वाले को, क्योंकि हर चीज में सीमाएं होती है। और हमेशा हम साइकिल मैकेनिक रहेंगे जो कि हम कार को सुधारने की कोशिश करेंगे, इतना फर्क हमको याद रखना चाहिए, तो हमको घमंड आएगा नहीं। दूसरा एक और जो कि अभी 50 साल बाद हमको जो समझ में आया, एक हमारे दूसरे टीचर थे, काफी प्रसिद्ध थे, वो अभी भी प्रसिद्ध है। उन्होंने एक किताब भी लिखा था, जो हमारा इस सब्जेक्ट का किताब है, महामारी के जो जिसको कहते हैं प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन का किताब लिखा था, डॉक्टर जे.ई. पार्क। सब लोग जानते हैं उनका नाम आज भी, क्योंकि अभी वो काफी साल पहले गुजर गए, पर उनका किताब अभी भी चलता है। तो वो हमारे टीचर थे। उन्होंने कुछ हमको 3 गुरु मंत्र दिए थे, जो फिर हमने समझे कि ये भी बहुत अच्छा बोलते हैं ये सब। तो कुछ तो अभी 50 साल बाद महामारी के दौरान हमको ये भी समझ में आया कि वो बोल क्या रहे थे। तो उन्होंने वो किताब हमेशा अपने साथ रखते थे, काफी मोटा किताब था, और वो सबको बोलते थे कि आपको ये किताब पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा था, अच्छा किताब था। तो मैं कमजोरी स्टूडेंट था कॉलेज में, तो मैं जब भी उनके पास वाइवा के लिए जाता था, बीच बीच में एग्जाम होते थे सेमेस्टर, तो पहली बार मैं गया तो मेरे को 2 सवाल कीचे, तीसरे में मैं अटक गया। 2 सवाल पूछा, मैं ठीक से जवाब नहीं दे पाया, तीसरे में बिल्कुल अटक गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपने मेरा किताब पढ़ा नहीं है, यू हैव टू रीड दिस बुक फ्रॉम कवर टू कवर। तो मैं काफी परेशान, मैं बोला हाँ मैं कोशिश करूंगा। फिर 3 महीने बाद फिर एग्जाम लिया, फिर मैंने कोशिश किया, फिर मैं अटक गया। फिर उन्होंने मेरे को डांटा, फेल कर दिया मेरे को। इंटरनल एग्जाम था, बोला बाद में आओ। फिर एक दिन उन्होंने क्लास लेते लेते उन्होंने बताया कि मैं जो किताब में जो लिखा है, या जो आज के तारीख में मेडिकल साइंस है मेरे किताब में जो है, वो आप थोड़े दिन बाद भूल जाओगे एग्जाम के बाद, या वो आउटडेटेड हो जाएगा। पर आपको पास कुछ आपको गुण अगर आप उसमें ध्यान दोगे, 3 सी दिया उन्होंने, C प्लस 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 सी। उन जमाने में कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं था, पर उन्होंने 3C दिया था हमको। वो कहा था 3C याद रखना, कि अगर आप में पहला C है क्रिएटिव थिंकिंग, खुद से सोचने का ये होना चाहिए। आप आंख बंद करके किताब की ज्ञान नहीं होना चाहिए, किताब के बाहर भी आपको क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए। दूसरा बोला था क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरा C से क्रिटिकल थिंकिंग बोला था कि आप अगला कोई बोल रहा है, चाहे कितना भी बड़ा अथॉरिटी है, जैसे अभी WHO बोल रहा है या ICMR बोल रहा है, और बहुत बड़ा फौची बोल रहा है, कितना भी, आज का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उस टाइम बोला था कि कितना भी बड़ा मैं भी अगर क्यों नहीं बोलता हूँ कुछ, पर क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, कि उसका नाप तोल करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो जो बोल रहा है वो कितना सच हो सकता है, कितना उसमें कमियां हो सकती है, कुछ फ्लॉज हो सकते हैं। बोला पहला आपका खुद का सोचना चाहिए, दूसरा अगला कोई बोलता है अथॉरिटी, उसको क्रिटिकली ये करना है, उसको अच्छे से नाप तोल करना है, अपने आंख बंद करके उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि अनक्वेश्चनिंग रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ट्रूथ। मतलब बिगर क्रिटिकल थिंकिंग को अगर आप अथॉरिटी का बात मान जाते हो बिगर क्रिटिकल थिंकिंग करके, तो वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है सच्चाई का। तो बोला दूसरा होता है क्रिटिकल थिंकिंग, और तीसरा जो आपको C याद रखना है, करेज होना चाहिए, करेज ऑफ कन्विक्शन। आप में एक साहस होना चाहिए कि जो चीज आपको सच लगता है उसको बोलने का है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी आपके सामने खड़ा क्यों नहीं। तो बोला अगर ये 3 चीज होगा, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड करेज ऑफ कन्विक्शन, मॉरल करेज, बोला आपको मेरे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पास कर दूंगा। मैं बड़ा खुश हो गया, मैं बोला यार ये तो किताब पढ़ने से ये 3C बता देंगे उसको अगले बार जब पूछेगा। तो अगले बार फिर मैं एग्जाम आ गया, मैं फिर गया उसके पास,
फिर उन्होंने पहले ही सवाल में मैंने ये जवाब दे दिया। उन्होंने पहला सवाल पूछा, मैं बोला सर मैं ये सवाल तो मुश्किल है, पर मैं दूसरा आपने जो अल्टरनेटिव बताया था वो मैं फॉलो करूंगा अपने जिंदगी भर, तीनों सी। मैं क्रिएटिव थिंकिंग करूंगा, क्रिटिकल थिंकिंग करूंगा और करेज। बोला यंग मैन, ये जो 3C आप सोच रहे हो ना, आप अपना जो लॉन्ग कैरियर, आपके सामने पूरा कैरियर पड़ा है, आप अपने कैरियर में ये चीज आपको समझ में आएगा कि ये 3C को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। बोला ये 10 किताब आप पढ़ लोगे, ये किताब पढ़ लोगे, वो किताब पढ़ना आसान है, पर ये 3C फॉलो करना बहुत मुश्किल है। मैं सोचा है फिर ऐसे ही बोल रहा है, पर अभी महामारी के दौरान 50 साल बाद जब महामारी हुआ, मैंने देखा कि पूरा चिकित्सा जगत ने ये 3C को त्याग दे दिया था। ना उनके पास क्रिएटिव थिंकिंग था, उन्होंने जैसे जैसे महामारी फैला उनको सोचना था कैसे फैल रहा है, बच्चों में नहीं हो रहा है तो बच्चे स्कूल क्यों बंद किया, तो वो क्रिएटिव थिंकिंग भी नहीं था, क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं था कि उसने बोला वहाँ लॉकडाउन करना, हम अपने देश में क्यों कर रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही स्लम में लोग इतना क्राउडिंग है कि लॉकडाउन से और बढ़ जाएगा, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग हमको नहीं था। और करेज तो बहुत कुछ लोग समझ भी रहे थे, हमारे लोग भी समझ रहे थे, मीडिया भी समझ रहा था, पर करेज नहीं था कि जो कंसेंसस है, जो करंट है, उसके अगेंस्ट आप बोलो कुछ। तो ये तीनों चीज में हम फेल हो गए। तो हम आशा करते हैं, और हमारे जेई पार्क खुद ऐसे थे, क्योंकि वो बाद में डीन बन गए थे, पर 1 साल के अंदर उन्हें रिजाइन कर दिया था, क्योंकि डीन में भी काफी ये सब हो जाता है, तनाव वनाव आते हैं, और करेज उनको सच बोलने का था। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि कई लोग इतने सीनियर लेवल में भी करेज नहीं था उनमें, इस महामारी में करेज और कन्विक्शन नहीं था। और हम ये देख रहे हैं कि डॉक्टरों में तीनों चीज कम रहता है। मैं पूरे श्रद्धा के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास काफी में डॉक्टर लोग मेहनत करते हैं, पर वो अपना जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन हुआ, एक तो पूरा नहीं देख रहे हैं बॉडी को, अलग अलग पार्ट्स बन गए, अलग अलग, वो अपने अपने स्पेशलिटी में काम करते हैं और वो अपनी स्पेशलिटी के बारे में सोचते हैं, तो उनका जो क्रिएटिव थिंकिंग बड़ा लिमिटेड होता है, क्योंकि वो हाइपर स्पेशलाइज होते हैं। तो उनको मैं दोष नहीं देता, क्रिएटिव थिंकिंग उनको काम करना है तो उतना ही वो उसमें देंगे नजर, तो क्रिएटिव थिंकिंग रहता होगा, लिमिट हो जाता। महामारी जैसे इसमें ये नहीं, और ऐसे डॉक्टर सेलिब्रिटी डॉक्टर बन जाते हैं, ये टीवी में आके कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि वो अपना ये जानते हैं, पूरा नहीं देखते। और क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं होता है, क्योंकि हमको इतना पढ़ाया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग डॉक्टरों में क्यों कम होता है कि ह्यूमन बॉडी एक ही होता है, अब उसमें ज्यादा आप 2 पैर 2 हाथ 2 आंख, उससे ज्यादा तीसरा आंख नहीं लगा सकते, तीसरा पैर नहीं लगा सकते। तो आप क्रिटिकल थिंकिंग, आप एक क्रिएटिव थिंकिंग ज्यादा स्कोप नहीं है। और क्रिटिकल थिंकिंग भी कम इसलिए होता है कि हम लोग को टेक्स्ट बुक से पढ़ाया जाता है, उसके बाद WHO गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस है, हमको बहुत बिजी रहते हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमको उसको क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, तो क्रिटिकल थिंकिंग भी कम होता है। पर करेज तो होना था, और करेज अभी मैं देख रहा हूँ कि चिकित्सा विज्ञान के बाहर जो लोग हैं, आम आदमी को करेज ज्यादा है, जो एक्टिविस्ट हैं उनको कवरेज ज्यादा है। और हमको काफी, मैं संपर्क में आया हूँ, काफी युवा है जो कि अवेकन इंडिया मूवमेंट में काम करते हैं, उनमें काफी करेज है, उनको काफी क्रिटिकल थिंकिंग है, और उनको काफी क्रिएटिविटी भी है, सवाल पूछ रहे हैं। और हमको काफी इससे आशा है कि ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं अवेकन इंडिया मूवमेंट। और WHO उनको ये देता है, ज्ञान देता है कि जो हम साइंस को क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग करके जो हम इनपुट्स देते हैं, उससे अवेकन इंडिया मूवमेंट ये प्रचार करता है। और ऐसे हमारा पार्टनरशिप चल रहा है, बीच बीच में हमारे जैसे WHO का है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि हम बिल्कुल जैसे जमीन का जो सिचुएशन है, ग्राउंड सिचुएशन, ट्रांसपेरेंसी हम लाने की कोशिश करते हैं। और एम्पावरमेंट होना चाहिए जिसमें कि लोगों को पूरा जानकारी हो क्या हो रहा है, जो कि अवेकन इंडिया मूवमेंट करता है। और तीसरा है अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो लोग ऐसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं उनको अकाउंटेबल करना चाहिए। उसके लिए हमारे इंडियन बार एसोसिएशन है, नीलेश ओझा साहब है, और भी एडवोकेट्स है, उन लोग हमको मदद करते हैं। तो आज इतना ही कहना था, धन्यवाद, नमस्कार।